सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेस्ट डेंटल सॉल्यूशंस। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा लास्ट लेक्चर हमारा एक्सेस कैविटी प्रिपरेशन वाले चैप्टर में। ठीक है, तो आज हमें क्या देखना है? आज हमें देखना है मैंडिबुलर जो पोस्टीरियर्स हैं, मेनली मैंडिबुलर मोलर्स जो हैं वो हमें देखने हैं, मैंडिबुलर मोलर्स। ठीक है, और इसके अलावा हम एक छोटा टॉपिक देखेंगे जिसमें हमें एनॉमलीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कुछ कुछ एनॉमलीज जो हमें टूथ में देखने को मिल सकती है, तो वो एक्सेस कैविटी प्रिपरेशन के टाइम उनको कैसे टैकल करना है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो मैंडिबुलर मोलर्स में सबसे पहले हम फर्स्ट मोलर देख लेते हैं, मोलर वन। ठीक है, मैंडिबुलर प्रीमोलर जो थे हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिए थे, तो इसमें हम सिर्फ मोलर्स करेंगे। तो मोलर जो फर्स्ट है उसमें क्या होता है, उसकी जो लेंथ होगी कितनी होगी, लगभग होगी 21.5 mm। ठीक है, अब इसका पल्प चैम्बर कैसा होगा? इसका पल्प चैम्बर जो होगा रेक्टेंगुलर शेप का होता है। ठीक है, रूफ जो हमारा रेक्टेंगुलर शेप का होगा। ठीक है, इसमें मीजियल वॉल स्ट्रेट होती है, डिजिटल वॉल में क्या होगा, डिजिटल वॉल में थोड़ा सा राउंड, मतलब डिजिटल वॉल थोड़ी सी राउंड होती है। ठीक है, थोड़ा सा कर्व होगा। और बक्कल और लिंगुअल वॉल्स ये कन्वर्जिंग होती है। ठीक है, तो इससे अब फ्लोर कैसा हो जाएगा हमारा, रूफ तो था हमारा रेक्टेंगुलर और फ्लोर हो जाएगा हमारा रोम्बोइडल थोड़ा सा। ठीक है, अब इसमें 4 पल्प होन्स होते हैं। 4 पल्प होन कौन कौन से होंगे? मीजियो बक्कल, मीजियो लिंगुअल, डिस्टो बक्कल और डिस्टो लिंगुअल। ठीक है, लेकिन विद एज क्या होता है, पल्प होन्स रिसीड कर जाते हैं। ठीक है, और पल्प चैम्बर का साइज भी छोटा हो जाएगा, पल्प चैम्बर ऑल्सो रिसीड इन साइज। ठीक है, अब रूट कैनाल ओरिफाइस देख लेते हैं। तो यूजुअली 3 डिस्टिंक्ट ओरिफाइसेस हमें मिलते हैं, 3 डिस्टिंक्ट ओरिफाइसेस। अगर इससे ज़्यादा या कम कुछ मिल रहा है तो फिर वो एनॉमली है। तो पहला होता है मीजियो बक्कल ओरिफाइस, ये कहाँ पे होगा, मीजियो बक्कल कस्प के नीचे होगा। ठीक है, और ये होता है डिफ़िकल्ट टू लोकेट। दूसरा होता है हमारा मीजियो लिंगुअल ओरिफाइस। ठीक है, ये मीजियल और लिंगुअल वॉल के डिप्रेशन में होता है, डिप्रेशन बिटवीन मीजियल एंड लिंगुअल वॉल्स। और उसके बाद होता है हमारा डिस्टल ओरिफाइस, ये होता है ओवल शेप का। ठीक है, और बक्को लिंगुअल डायरेक्शन में ज़्यादा ब्रॉड होता है ये, बक्को लिंगुअली ब्रॉड। तो हमारे 3 ओरिफाइस हो गए प्रेजेंट, जो कि हमें मिलेंगे मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर के रूट जो पल्प चैम्बर है उसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं रूट और रूट कैनाल। तो यूजुअली हमें 2 रूट्स देखने को मिलती हैं। 2 रूट्स कौन कौन सी होगी, एक मीजियल और एक डिस्टल। ठीक है, अब रेयरली क्या होता है, हमें एक एक्स्ट्रा रूट भी देखने को मिल सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिक्स एंटोमोलारिस। ठीक है, अब म्यूचुअल रूट में ना 2 कैनाल मिलती है कॉमनली, 2 कैनाल्स कॉमनली। और एनॉमली क्या हो जाएगी, एनॉमली जब इसमें 3 कैनाल प्रेजेंट हो। ठीक है, उसके बाद जो डिस्टल रूट है इसमें जनरली हमारी सिंगल कैनाल प्रेजेंट होती है, और एनॉमली इसमें क्या हो जाएगी, 2 कैनाल्स। अब जो इसका क्रॉस सेक्शन होता है, जो हमारे रूट कैनाल्स हैं, वो सर्वाइकल एरिया में और मिडल एरिया में तो ओवॉइड होंगी, और जैसे जैसे नीचे जाएंगी वैसे वैसे राउंड होती जाएंगी। ठीक है, ये लगभग हर टूथ में हमने यही देखा है। अब इसकी एक्सेस ओपनिंग कैसे करनी है, तो इसकी एक्सेस ओपनिंग के लिए हमें ध्यान रखना है कि सेंट्रल फोसा पे बर को प्लेस करना है, सेंट्रल फोसा में हम बर को प्लेस करेंगे। उसके बाद उसको ना डिस्टल रूट की तरफ एंगल करेंगे, डिस्टल रूट की तरफ एंगल। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम पल्प को पेनिट्रेट, सॉरी इनेबल को पेनिट्रेट करना शुरू करेंगे। अब हम डिस्टल की तरफ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो पल्प चैम्बर होता है ना, पल्प चैम्बर डिस्टल रूट की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है, चैम्बर लार्जर इन डिस्टल रूट साइड।
ठीक है। अब इसकी जो हमने जो कैविटी बनाई है उसकी शेप क्या होगी? शेप होती है इसकी जनरली ट्रेपेजोइडल या रेक्टेंगुलर। ठीक है। और जनरली जब हमारे पास जो डिस्टल रूट है उसमें अगर हमें 2 कैनाल मिल जाती हैं तो उस केस में ट्रेपेजोइडल और रेक्टेंगुलर ही हमें बनानी पड़ती है। ठीक है। अब जो मीजियल साइड है उस पर हम मीजियोबक्कल कैनाल को अनकवर करने के लिए क्या करते हैं, मीजियोबक्कल कस्प तक एक्सटेंड करेंगे। मीजियोबक्कल कस्प तक जाना है हमें इन मीजियल साइड टू अनकवर मीजियोबक्कल कैनाल्स। ठीक है। अब क्या होगा, लिंगुअली हमें कहाँ तक एक्सटेंड करना है? सेंट्रल ग्रूव तक, मतलब सेंट्रल ग्रूव से थोड़ा सा आगे तक जाना है हमें। ठीक है। तो ये हो गई इसकी लिंगुअल एक्सटेंशन। अब इसमें एनोमलीज क्या है? कभी कभी क्या मिलता है हमें, एक्स्ट्रा रूट मिलती है, यानी कि 3 रूट कभी कभी हमें मिल जाएगी। नॉर्मली क्या क्या था, मीजियल और डिस्टल रूट थी, लेकिन एनोमली में 3 रूट आ जाएगी। तो तीसरी रूट कौन सी होती है? रेडिक्स एंटोमोलरिस। ठीक है। तो ये था हमारा मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर। अब देख लेते हैं मैंडिबुलर सेकंड मोलर। तो इसकी एवरेज लेंथ क्या होगी? ये होगी लगभग 20 mm की। ठीक है। अब इसका पल्प चैम्बर देख लेते हैं। तो पल्प चैम्बर में क्या होगा, ये फर्स्ट मोलर से छोटा होगा, स्मॉलर देन फर्स्ट मोलर। ठीक है। और जो रूट कैनाल ओरिफाइसेस हैं हमारे, वो भी छोटे होंगे और साथ में पास पास होंगे, लाई क्लोजर। ठीक है। उसके बाद रूट एंड रूट कैनाल देख लेते हैं। तो जनरली इसमें क्या होता है, 2 रूट्स मिलती हैं हमें। ठीक है। और कभी कभी 1 रूट मिलती है। ठीक है। अब कैनाल्स जो हैं वो कॉमनली 3 कैनाल्स मिलती हैं, लेकिन 2 कैनाल्स भी काफ़ी कॉमन है। अब इसका एक स्पेशल फीचर होता है। स्पेशल फीचर क्या होता है कि इसमें ना सी शेप्ड कैनाल्स हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है। जो कि मर्जिंग टाइप होती है, मर्जिंग टाइप, सिमेट्रिकल टाइप हो सकती हैं या फिर एसिमेट्रिकल टाइप। ठीक है। सी शेप्ड कैनाल कैसी होंगी, मतलब इस शेप की। ठीक है। तो इस शेप की हमें कैनाल देखने को मिलती हैं। अब इसकी एक्सेस ओपनिंग कैसे करनी है? तो इसकी एक्सेस ओपनिंग भी फर्स्ट मोलर जैसे ही होगी, लेकिन इसमें टूथ जो है वो छोटा होगा, तो जो एक्सेस कैविटी होगी वो भी छोटी होगी। एक्सेस कैविटी हमारी होगी स्मॉलर। ठीक है। अब जो कभी कभी क्या होता है, हमें मीजियोबक्कल कैनाल को जो अनकवर करने के लिए ना, मीजियोबक्कल कैनाल को अनकवर करने के लिए मीजियोबक्कल कस्प को रिड्यूस करना पड़ता है। ठीक है। तो ये हो गया इसकी एक्सेस ओपनिंग के बारे में। अब इसमें एनोमलीज क्या दिख सकती हैं हमें? तो एनोमली में क्या होता है, इसमें कभी कभी 3 रूट देखने को मिलती हैं। ठीक है। या फिर कभी कभी सिंगल रूट, सिंगल कोनिकल रूट विद सिंगल कैनाल। तो ये हो गई इसकी एनोमली। अब हम देख लेते हैं मैंडिबुलर थर्ड मोलर। तो मैंडिबुलर थर्ड मोलर की लगभग कितनी होगी लेंथ? 18 mm। अब इसका पल्प चैम्बर, पल्प चैम्बर इसका होगा मतलब फर्स्ट और सेकंड मोलर की तरह ही होगा, लेकिन इसमें भी एनाटॉमिकल वेरिएशंस और कॉम्प्लेक्सिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसे कि सी शेप्ड कैनाल्स वगैरह इसमें प्रेजेंट होंगी। एनाटॉमिकली कॉम्प्लेक्स होगा और साथ में वेरिएशंस भी होंगे इसमें। ठीक है। और इसमें भी सी शेप्ड कैनाल्स मिलेंगे हमें। अब इसकी रूट एंड रूट कैनाल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो मोस्टली इसमें क्या होता है, 2 रूट्स और 2 कैनाल प्रेजेंट होती हैं। लेकिन कभी कभी 1 रूट और 1 कैनाल, या फिर 3 रूट और 3 कैनाल भी देखने को मिल सकती हैं।
ठीक है, इसके जो रूट्स होते हैं वो एक तो छोटे होते हैं और साथ में ब्रॉड होते हैं। ठीक है, अब इसका क्लिनिकल पॉइंट दिया हुआ है बुक में। ये जो रूट का एपेक्स होता है ना इसमें, वो मैंडिबुलर कैनाल के बहुत ज़्यादा पास में होता है। ठीक है, तो इसलिए एंडोडोंटिक प्रोसेस के टाइम हमें क्वेश्चन रखना होता है कि हम उस नर्व के साथ कोई नर्व के साथ कोई दिक्कत ना करते हैं। ठीक है, उस नर्व को ना छेड़ दें। तो रूट एपेक्स लाइज क्लोज टू therefore care should be taken। ठीक है, अब इसकी एक्सेस ओपनिंग कैसे करेंगे? सिमिलर टू फर्स्ट एंड सेकंड मोलर। लेकिन थोड़ा बहुत मतलब मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसमें एनोमलीज क्या क्या हैं? तो वही इसमें एनोमलीज क्या क्या होगी? मैंडिबुलर थर्ड मोलर में क्या होता है? एनाटॉमिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी, जिसकी मैंने बात करी थी। और अनप्रेडिक्टेबल कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारे सारे टीथ कंप्लीट। ठीक है, हमने हर एक टीथ का पल्प चैम्बर देख लिया, रूट कैनल देख लिया, और उसमें कैसे एक्सेस ओपनिंग हमें करनी है ये देख लिया। साथ में कुछ कुछ क्लिनिकल नोट्स जो दिए हुए थे बुक में वो भी हमने देख लिए। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन से टूथ को एंडोडोंटिक एनिग्मा बोला जाता है। ये बोला जाता है मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर को। ठीक है, क्योंकि इनमें ना बहुत कॉमनली हमें लेटरल कैनाल, मल्टीपल कैनाल्स और बाइफर्केशन, ट्राइफर्केशन देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इसमें एंडोडोंटिस्ट को थोड़ी दिक्कत होती है ऑब्जर्वेशन और क्लीनिंग शेप में। ठीक है, तो इसलिए इसको एंडोडोंटिक एनिग्मा बोला जाता है। वाइवा में पूछ लेते हैं कभी कभार ये टॉपिक। तो हमारे टीथ तो हो गए सारे कंप्लीट। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एनोमलीज देख लेते हैं जो कि एक्सेस ओपनिंग के टाइम पे हमें जिनका ध्यान रखना है कि वो प्रेजेंट तो नहीं है। ठीक है, प्री क्लिनिकल कंसिडरेशन में हम पहले ही वो देख लेंगे। तो सबसे पहले एनोमली है डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ठीक है, आपने थर्ड ईयर में ओपी में पढ़ा होगा डिटेल में। तो इसमें क्या होता है? इसमें क्या होगा ना कि पल्प कैविटीज़ जो होंगी छोटी होंगी साइज़ में। पल्प कैविटी साइज स्मॉल। ठीक है, अब क्या होगा? साथ में ऑब्लिटरेशन हो सकता है, ऑब्लिटरेशन ऑफ पल्प कैविटी। ठीक है, अब मान लो क्या होगा, इससे क्या होगा कि टूथ स्ट्रक्चर जो होगा वीक हो जाएगा और एंडो एक्सेस भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा। नेक्स्ट है हमारा हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। ये क्या है? ये हमारी सिस्टमिक कंडीशन है। अब इसमें क्या होता है? इसमें ना कैल्सिफिकेशन हो जाती है। ठीक है, पल्प जो कैविटी है उसमें कैल्सिफिकेशन हो जाएगी और साथ में लॉस ऑफ लमाइना ड्यूरा भी होता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा? इसमें हमें दिक्कत होगी एंडो एक्सेस के टाइम। फिर है हमारा हाइपर फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें इसमें क्या होगा कि इरप्शन रिटार्ड हो जाएगा टीथ का। इरप्शन इज रिटार्डेड। तो उसकी वजह से क्या होगा? जो रूट एपाइसिस हैं वो ओपन रह जाएंगे। रूट एपाइसिस रिमेन ओपन। तो बेसिकली जो रूट का डेवलपमेंट है ना वो प्रॉपरली कंप्लीट नहीं होगा। रूट डेवलपमेंट नॉट कंप्लीटेड प्रॉपरली। ठीक है, फिर है हमारा डेंटिनल डिस्प्लेशिया। डेंटिनल डिस्प्लेशिया क्या है? एक तो हेरिडिटरी एनोमली है। अब इसमें भी क्या होगा? पल्प चैम्बर ऑब्लिटरेट हो जाएगा और रूट फॉर्मेशन भी डिफेक्टिव होगी। और साथ में रूट कैनाल्स भी ऑब्लिटरेट हो जाती हैं जिससे आरसीटी बहुत चैलेंजिंग हो जाएगी। रूट
canals may also get obliterated, ठीक है, जिससे RCT becomes challenging. नेक्स्ट है हमारा टोरोडोंटिज्म. अब टोरोडोंटिज्म क्या होता है? टोरोडोंटिज्म में क्या होगा ना कि टूथ का साइज़ छोटा होगा, टूथ साइज स्मॉल, लेकिन जो पल्प चैम्बर होगा वो लार्ज साइज़ का होगा. ठीक है. अब इसका कॉज क्या होता है? रूट शीथ की इन्वेजिनेशन की कमी की, मतलब डेवलपमेंट के टाइम पे अगर रूट शीथ की इन्वेजिनेशन की कमी है तो उस वजह से होता है ये. ठीक है. डिटेल में आपने ओरल पैथोलॉजी में पढ़ा होगा. ठीक है. एक ये चीज़ ध्यान रखना, जो निएंडरथल्स थे उनमें काफ़ी कॉमन था टोरोडोंटिज्म. ठीक है. और एस्किमोज में भी काफ़ी कॉमन होता है आज की डेट में. और कुछ इंपॉर्टेंट एनोमलीज देख लेते हैं, जैसे डेंस इंडेंटे या डेंस इन्वेजिनेटस बोलते हैं जिसको. तो डेंस इन्वेजिनेटस क्या होता है? ये इन्वेजिनेशन होती है क्राउन या रूट स्ट्रक्चर में. इन्वेजिनेशन इन क्राउन या रूट स्ट्रक्चर. और ये जनरली कहाँ होती है? लिंगुअल साइड पे, लिंगुअल सरफेस पे. ठीक है. अब जनरली कहाँ देखने को मिलती है ये? मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर्स में. प्रॉब्लम क्या है इससे? इन्वेजिनेशन है तो वहाँ पे क्या हो सकता है? फूड डेब्रिस फंस सकता है, यानी कि फूड डेब्रिस डिपोजिशन. ठीक है. तो उसकी वजह से क्या होगा? अर्ली डीके हो जाएगा और उससे पल्पल डिजीज़ हो सकती हैं. ठीक है. तो इसमें हमें डिफेक्ट को इंटेंशनली फिल करना पड़ता है ताकि पल्प इन्वॉल्वमेंट वगैरह वो प्रिवेंट हो सके. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा डेंस इवेजिनेटस. तो ये क्या है? ये अपोजिट एनामली है. जो इन्वेजिनेटस था उनमें इन्वेजिनेशन थी, इसमें क्या होगा? इसमें एक एक्स्ट्रा कस्प लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है. ठीक है. और ये जनरली कहाँ मिलता है हमें? प्रीमोलर के ट्रांसवर्स रिज एरिया पे. और इनेमल और डेंटिन की इवेजिनेशन से भी हो सकता है ये. ठीक है. और इसमें एक पल्पोन भी होता है. अब इसमें क्या दिक्कत है? मान लो ये जो कस्प हमारा बना है, ठीक है, वो वियर या ट्रॉमा की वजह से टूट सकता है. ट्रॉमा में ब्रेक हो जाएगा तो उससे पल्प एक्सपोज हो सकता है. अब पल्प अगर एक्सपोज हो गया तो उसमें पल्पाइटिस, उसके बाद नेक्रोसिस और पेरियोपाइकल पैथोलॉजी हो सकती है. नेक्रोसिस और पेरियोपाइकल पैथोलॉजी. ठीक है. और ये जनरली हमें देखने को मिलता था मोंगोलॉइड एंसेस्ट्री में और साथ में कॉकेशियंस में. अब मोस्ट कॉमनली जो अफेक्टेड टूथ होगा वो तो होगा प्रीमोलर, लेकिन इसके अलावा इंसाइजर्स, कैनाइन और मोलर में भी देखने को मिल सकता है ये. ठीक है. और यूनिलेटरल और बाइलेटरल दोनों हो सकता है. और लास्ट हमारा पैलेटोजिंजाइवल डेवलपमेंटल ग्रुप. अब ये क्या होता है? ये जनरल ना मैक्सिलरी सेंट्रल और लेटरल इंसाइजर में प्रेजेंट होती है. ठीक है. इसमें क्या होगा? सिंगुलम से एक्सटेंड होगी, एक ग्रुप प्रेजेंट होगी जो कि सिंगुलम से शुरू होकर के अपाइकल ही जाएगी, रूट में अपाइकल जाएगी. ठीक है. तो ये ग्रूव ना एक नीचे डिफेक्ट क्रिएट कर देती है. डिफेक्ट हो गया तो डिफेक्ट की वजह से क्या होगा? वहाँ पे प्लाक एक्यूमुलेशन होगा. ग्रूव प्रेजेंट है तो ग्रूव में प्लाक एक्यूमुलेशन तो होगा ही होगा. ठीक है. अब उससे क्या होगा? उससे पेरियो पॉकेट बन सकती है. ठीक है. और रेडियोग्राफिकली अगर हम इसको देखें तो रेडियोग्राफी में रेडियोल्यूसेंट देखने को मिलती है. और रेडियोग्राफ अगर हम देखें ना तो वहाँ पे रेडियोल्यूसेंसी दिखेगी तो हमें ऐसा लगेगा कि वर्टिकल रूट फ्रैक्चर है. लेकिन जब हम उसको क्लिनिकली देखेंगे तो वहाँ पे हमें ग्रूव मिलेगी.
ठीक है। तो ये थी कुछ एनॉमलीज जो हमें एक्सेस कैविटी प्रिपरेशन के टाइम पे थोड़ी मतलब दिक्कत दे सकती है, जिन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है एक्सेस कैविटी प्रिपरेशन वाला, वो कंप्लीटली हमने खत्म कर दिया। इसके बाद आप एक बार बुक से पढ़ लेना और अच्छे से इसको देख लेना, नोट्स बना लेना। ठीक है। तो आपको एक चैप्टर पूरा एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम के लिए। ठीक है। सो थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे क्लीनिंग एंड शेपिंग।